नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साइंस का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। इसमें वो सभी टॉपिक मिलेंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक अम्ल कुछ स्रोत हैं और इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है छिरका, यानी कि सिरका जो एसिटिक एसिड होता है उसमें, यानी कि छिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू, इसमें साइट्रिक अम्ल। अब देखिए जितने भी ये खट्टे फल हैं उनको साइट्रस फ्रूट्स बोला ही जाता है, तो इसीलिए इनमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। मुख्य रूप से इनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वहीं पर इमली और अंगूर की बात करें तो टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। प्याज प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल, जिसके कारण से अगर मान लीजिए आप प्याज काट रहे हो तो आपके आंसू भी आ सकते हैं अगर उसमें सल्फेनिक एसिड की जो मात्रा ज़्यादा है तो। टमाटर में देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। दही, जो खट्टा दही होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लैक्टिक अम्ल। यहाँ से पूछा गया है कि जो दूध से दही बनता है वो किस बैक्टीरिया से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण दूध फट कर दही बन जाता है। और दही में आपका जो एसिड है वो कौन सा पाया जाता है, वो आपका है लैक्टिक एसिड। ठीक है। चींटी, बिच्छू का डंक, जो आपकी चींटी काटने तब भी दर्द होता है, बिच्छू, ये सब चीज़ें जो हैं कीड़े मकोड़े काटने से दर्द होता है, उनमें आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और साथ में फार्मिक एसिड भी पाया जाता है। अगर हम सेब की बात करें, सेब में अम्लैलिक एसिड पाया जाता है। और वहीं पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण इनका जो मुख्य कारण है वो लैक्टिक अम्ल ही है, जो जोड़ों में जम जाता है। अगर मान लीजिए काफ़ी टाइम तक आप काफ़ी देर तक बैठे हो, एक तरीके से कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके जो भी मान लीजिए घुटनों की जो जोड़ हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड आपका जम जाएगा और जिसके कारण जैसे चलोगे आप तो दर्द महसूस होने लगेगा। साथ में जो भी आपकी मसल्स हैं वहाँ पर भी जम जाता है, जिस कारण से आपका ये जो मसल्स पेन स्वाभाविक है। नेक्स्ट बात करें पीएच स्केल। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो उदासीन बिंदु है पीएच का वो कितना होता है, या अम्लीय और क्षारीयता के रूप में पूछते हैं कई सारे, जो जैसे नींबू का रस, रक्त, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं कि पीएच वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखते हैं पीएच होता है, पीएच क्या है, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मुख्य रूप से इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। साथ में इसको देखें, यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का एक पैमाना है और यह मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम बेस 10 है। पीएच बराबर जो होता है माइनस लॉग एच की पावर प्लस, यानी कि आयन जो है। साथ में जो आपका जीरो की बात करें, यानी कि जो अधिकतम पीएच वैल्यू है वो 14 तक जा सकती है और न्यूनतम आपका कितना है, वो 0 है। वहीं पर कोई बिंदु, अगर कोई भी लिक्विड अगर उदासीन है, कोई द्रव उदासीन है, ना ही वो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है, तो उसका मान होगा आपका 7। ठीक है। अगर हम 7 से पहले आएंगे, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो होगा आपका अम्लीय। अगर हम 7 के ऊपर जाएंगे, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, 14 कुछ भी हो, तो वो होगा आपका क्षारीय। जैसे हम रक्त की बात करें तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है वो। अगर वहीं पे 7 होता तो उदासीन होता है, यानी ना ही अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता। वहीं पर अगर हम नींबू के रस की बात करें तो नींबू का रस एक एसिड है, अम्ल है, और लगभग इसका जो हम 7 से नीचे पीएच वैल्यू होगा तो कितनी होती है, लगभग 2.2 और 3 के बीच में होती है। एग्जैक्ट तो शायद आप देख लें डाटा क्या है, तो 2, शायद 2.4 ही है जो नींबू का रस है उसका पीएच वैल्यू। एंड यानी कि आप देख रहे हो, अगर पीएच की वैल्यू 7 से नीचे आ रही है तो अम्लीय हो रही है, 7 के ऊपर जा रही है तो आपका वो क्षारीय हो रहा है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे है किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया गोल्डन आवर क्या होता है, तो हो सकता है आप सीधा संविधान में पहुंच जाओ भाई, जो शून्य आवर होता है एक तरीके से, तो जो 12 से 1 के बीच में 0 आवर होता है, तो वहीं आप हो सकता है आइडिया लगाओ। लेकिन नहीं, ये जब विज्ञान पढ़ने तो विज्ञान के टर्म में देखते हैं जो गोल्डन आवर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है और वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ है वो, तो एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटा होता है, रिकवरी के बहुत ही चांस होते हैं, इसीलिए जो वो 1 घंटा है वो गोल्डन आवर बोला जाता है। वहीं पे लिखा हुआ ये किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा, जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है। मान लीजिए कोई बोल नहीं रहा, हल्की सी हार्ट बीट चल, सांस चल रही है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर अपना जो भी है जी जान लगा देंगे। अगर 1 घंटे तक रिकवरी कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जैसे ही आराम, इस तरीके से आप मान सकते हो। तो यही आपका गोल्डन आवर, यानी कि गंभीर दुर्घटना के बाद में रिकवरी होने का जो समय है उसी को गोल्डन आवर बोला जाता है। कुछ यहाँ पे रासायनिक तत्व हैं
वो किस चिकित्सीय रूप में उपयोग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे कैंसर में किसका प्रयोग होता है, साथ में आपका ट्यूमर में किसका प्रयोग होता है, इस तरीके से। तो जो आयोडीन 131 है, मुख्य रूप से ये आपका थायराइड ग्रंथि है उसके उपचार में या उसके जो पता लगाने के लिए प्रयोग किया था। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का इलाज, कई बार आप देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आर्सेनिक 74 ये आपका ट्यूमर की पहचान के लिए, साथ में सोडियम 24 ये रक्त व्यक्तिक्रम के लिए, साथ में फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का, यानी कि रक्त कैंसर के लिए दो यहाँ पे हैं, एक तो आपका है कोबाल्ट 60 और दूसरा आपका फास्फोरस 32। ये दोनों आपके जो हैं वो आपके जो ब्लड कैंसर होता है उसके इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था, और साथ में जो मॉन्टेक्स परीक्षण होता है वो टीबी की पहचान के लिए किया जाता है। जो आप मान लीजिए भगवान ना करे आप किसी को भी हो, अगर किसी व्यक्ति को होती है तो सबसे पहले उसकी जांच करवाएं। इलाज है, संभव है, बस कुछ टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। इसकी जांच के लिए जो आपका ये मॉन्टेक्स परीक्षण होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, आप जाओगे तो हाथ में एक आपका एक तरीके से इंजेक्शन लगा देंगे, उसको चिपका देंगे। अगर वहाँ पे एक तरीके से स्वेलिंग आ गई तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए, अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें पारे की, जो विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग होता है। पानी में अगर मान लीजिए पारे की या एचजी या मरकरी की अधिकता हो जाती है तो मिनी माता रोग वहाँ से हो जाता है। और थैलीसीमिया के रोगी में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की जो क्षमता है वो नहीं होती है, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, थैलीसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एड्स, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ से एड्स का पूरा इसका जो फुल फॉर्म है वही पूछ लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए जो एड्स है ये आपका क्या है, ये रोग का नाम है, ठीक है, यानी कि ये आपका एक तरीके से रोग है, और इसका जो वायरस है वो HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी, ठीक है, डिफेंसी वायरस। यानी कि यहाँ से अगर पूछ ले कि एड्स का वायरस क्या है, तो HIV आपका वायरस है, और एड्स क्या है, एड्स जो है उससे होने वाली बीमारी है। तो HIV के कारण होता है, इस रोग में रोगी की जो प्रतिरोधक क्षमता है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब देखिए शरीर इतना कमजोर हो जाता है, दुनिया भर की जो बीमारियां हैं वो इंसान को घेर लेती हैं, और जो आपकी एक तरीके से इम्यून सिस्टम है बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर जुकाम भी हो जाएगा ना तो सालों चलेगा, आपका छींकते छींकते मर जाओगे, लेकिन सही नहीं होगा। कोई भी अभी तक इसका इलाज नहीं है, ना ही कोई इसका टीका बना हुआ है। ठीक है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनको खत्म कर देता है जैसे ये वायरस आपकी बॉडी में घुसेगा। इस रोग का जो प्रसार है लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क में हो सकता है। इस रोग के लसिका पूर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना, कई सारे लक्षण हैं। और मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है, तो आपका इलिसा टेस्ट है, इसको आप याद रखना। आप क्या एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो बीमारी के अंदर घुस के पूछता है आपका। हो सकता है पूछ ले कि आपसे विडाल टेस्ट जो है किस मर्ज को पता करने के लिए एक तरीके से आपको किया जाता है। तो कई सारे टेस्ट हैं, आपको एक तरीके से लिख लेना चाहिए, इसको रट्टा मार लो, आराम से वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, कुछ सिद्धांत हैं और प्रतिपादक हैं। हम लोग समझते हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे ही आते हैं हम लोग तोते उड़ जाते हैं। क्यों? कन्फ्यूजन के कारण। कन्फ्यूजन इतना होता है कि भाई हम लोग इधर का उधर कर देते हैं। जैसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, और ओपरान अवधारणा ये जैकब और मोनार्ड द्वारा दिया गया था। विकास का सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा ये बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म हैं, जैसे सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरिलिज्म क्या होता है, तो साथ में गायनोकोमास्टिया क्या होता है। ये तो अगर हम वेरिलिज्म की बात करें तो महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण जैसे भारी आवाज़ हो गई, दाढ़ी, मूछ आदि का बढ़ना, ये दिखने लगते हैं, तो इसी स्थिति को वेरिलिज्म बोलते हैं। और महिलाओं में ये जो दिक्कत है वो एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम हो जाता है। जैसे आपने संभवतः देखा होगा कहीं पे, जैसे बहुत ही कम ऐसे केस मिलते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी नज़र पड़ गया हो, कोई महिला है तो उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। जैसे आप ट्रांसजेंडर को देख सकते हो, उनकी आवाज़ भारी होती है, दाढ़ी मूछें भी निकलती हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो एंड्रोजन्स है उनका श्रावण, उनका जो एक तरीके से जो हार्मोन है वो ज़्यादा स्रावित होता है। ठीक है, जिस कारण से आपको ये देखने को मिलता है। वहीं पर इसका जस्ट अपोजिट
गायनेकोमास्टिया ये क्या है? ये पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, जैसी एक तरीके से तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियाँ, इनका विकास आदि का प्रकट हो जाता है, और पुरुषों में ये एस्ट्रोजेंस के अतिस्राव के कारण ये आपका दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कई सारे आपको मनुष्य ऐसे, यानी कि कई सारे जो पुरुष हैं ऐसे मिल जाएंगे जिनकी आवाज़ बहुत ही पतली है, लोग मज़े भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा सही से, हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो। तो उनमें क्या होता है, देखिए महिलाओं में एंड्रोजेंस जो हार्मोन निकलता है और वहीं पुरुषों में एस्ट्रोजेंस हार्मोन निकलता है, जिसके कारण से आपका वेरिलिज्म और गायनेकोमास्टिया हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ये हार्मोन पूछ दे कि महिलाओं में वेरिलिज्म किस हार्मोन के स्रावण के कारण होता है, या फिर वेरिलिज्म किस में होता है, पुरुषों में महिलाओं में, दोनों में, इस तरीके से ऑप्शन बना सकता है। वहीं पर गायनेकोमास्टिया किस में होता है या गायनेकोमास्टिया किस हार्मोन के स्रावण से होता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको तैयार रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी की। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान सकते हो किडनी को, वृक्क। तो इसमें क्या है भाई, मनुष्य के वृक्क जो है सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, और क्योंकि 2 किडनियां होती हैं, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया है कि जो वृक्क या किडनी है इसकी इकाई क्या है। तो यहाँ से आपको बताना है जो नेफ्रॉन है इसकी इकाई है। जैसे बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है आपका, वो बना है एक सेल, एक कोशिका से मिलकर के। वहीं पे अगर हम बात करें किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, किडनी काम कैसे करती है, कौन उसको मैसेज देता है, जितने भी नेफ्रॉन हैं वो सभी आपके किडनी को मैसेज देते हैं, जिस कारण से वो अपना सुचारू रूप से काम करती है। नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो किडनी है मुख्य रूप से नेफ्रॉन या वृक्काणु की बनी होती है, और इन्हीं से ये अपना कार्य मुख्य रूप से कर पाती है। वृक्क के 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक तो उत्सर्जन और दूसरा आपका परासरण नियमन, यानी कि जो भी हमारा फिल्ट्रेशन का काम है, यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे जो मूत्र के रूप में हम लोग स्रावित करते हैं, वो किडनी के ही जो फंक्शन के रूप में आता है। वहीं आप देखते होंगे कि जो किडनी में स्टोन बन जाती है, किसके कारण बनती है, वो आपका बनता है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है किडनी में एक तरीके से स्टोन या पथरी बन जाती है। ठीक है, यहाँ से आप क्या याद रख सकते हो, जो किडनी की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, वो आपका नेफ्रॉन है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कुछ रंग हैं और वो रंग किस वर्णक के कारण होते हैं, वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे सेब का लाल रंग ये होता है एंथोसाइन के द्वारा, टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है, पपीते का पीला रंग ये होता है कैरिकोजेंथिन के कारण, वहीं पे गाजर का जो भूरा रंग है वो कैरोटीन, साथ में जो हल्दी का रंग है ये जेंथोफिन, ये इनके कारण में जो वर्णक हैं साथ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एक फार्मूला है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। वो ताप होता है आपका -40। ठीक है, वो ये जो ताप यहीं से निकल के आता है। अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस, यहाँ से देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप C बराबर 40 या F बराबर 40 रखोगे, इन दोनों को बराबर करोगे, तो आपका जो है इक्वल एक तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो अगर इसको याद कर लोगे सेल्सियस से, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मान लीजिए कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, तो उसका ताप र्यूमर, फ़ारेनहाइट या केल्विन में क्या हो सकता है, तो यहाँ से आप C बराबर 40 रख करके किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले को अच्छे से याद रखें। ये कैसे ड्राइव हुआ यहाँ से देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले ये C का मतलब सेल्सियस, K का मतलब केल्विन, F का मतलब फ़ारेनहाइट और R का मतलब र्यूमर। अब इनमें से वो वैल्यू घटानी जो इनका सबसे न्यूनतम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। C मतलब सेल्सियस जो है उसका पैमाना 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने 0 घटा दिया। केल्विन का जो सबसे पहला पैमाना है वो 273 है, तो मैंने 273 हटा दिया। फ़ारेनहाइट में क्या है 32 है, तो मैंने 32 हटा दिया। र्यूमर में 0 से 80 के बीच में है, तो हमने 0 हटा दिया। वहीं पर नीचे इसके वो हैं जितने इसमें खाने होते हैं, जैसे सेल्सियस में 100 तक हम माप सकते हैं, तो 100 लिख दिया मैंने। केल्विन में क्या है 273 से 373 तक जाती है वैल्यू, तो अंतर कितना हुआ 100 हुआ।
फ़ारेनहाइट में 32 से 212 तक है, तो कितना हो गया 180 हो गया। र्यूमर में 0 से 80 है, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी वैल्यू रखोगे तो आराम से निकल के आ जाएगी। अगर आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि और उस किस माध्यम में कितनी चाल होती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो ध्वनि की चाल है सर्वाधिक किस में होती है। तो मुख्य रूप से जितना पदार्थ ठोस होगा उतना ही ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। क्वेश्चन इसे आपको भ्रमित करने के लिए पूछ सकता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। भाई 0 होगी। क्यों? ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगें केवल माध्यम में चलती हैं, निर्वात में नहीं चलती हैं। जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, वो कहीं भी चल सकती, कहीं भी चला दो भाई भागते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना है, आपको याद रखना है। वायु में देखिए जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड है। वहीं पे हाइड्रोजन गैस 1284 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल भारी जल होता है आपका, यानी कि जो आपका एक तरीके से लवणीय जल होता है 1522 मीटर पर सेकंड। ग्रेनाइट में जो पत्थर होता है 6000 मीटर पर सेकंड। वहीं पर एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड। देखिए ये जो नीचे की ओर इसकी कठोरता बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से जो वायु में यानी कि ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ती जा रही है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में आपकी होती है वो 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ उपकरण हैं। प्रायः क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, जैसे डायनमो हो गया, मोटर हो गया, सोलर पैनल हो गया, पवन चक्की हो गई। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखते हैं भाई क्या है। पहला सोलर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। वहीं पे ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट देखें विद्युत बल्ब की बात करें अगर, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि जो बल्ब है देखो भाई अगर जलाओगे हल्की सी हीट भी आपको महसूस होगी और आपका लाइट तो प्रकाश तो होगा ही होगा। वहीं पे विद्युत सेल की बात करें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार अगर हम देखें तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वहीं पे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोमबत्ती की बात करें, देखो मोमबत्ती में क्या है, जल रही तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वहीं पे विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में इस तरीके से चेंज करता है। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। यहाँ से इसके जो दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोग हैं या जो भी बदलाव होते हैं पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण, वो क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। ये अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें, ये एक तरीके से बल है, ठीक है। ये एक ऐसा बल है जो द्रव की सतह पर लगता है और वो उस बल के कारण वो अपना एरिया सबसे न्यूनतम करना चाहता है, ठीक है। और जिस कारण पानी का जो आकार है एक तरीके से गोल कर देता है, जैसे पानी की बूंद के रूप में हम देखते हैं। तो देखते हैं इनकी भाषा में क्या लिखा हुआ है। द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर ऊपर की ओर से कोई बल नहीं लगता, किंतु नीचे स्थित अणुओं द्वारा उन पर आकर्षण बल लगाया जाता है, जिससे पृष्ठ पर स्थित अणु एक तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव के कारण द्रव पृष्ठ अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है। बस इतनी लाइन आपके काम की है। द्रव जो पृष्ठ है वो अपना क्षेत्र कम करने की कोशिश करता है, यानी कि वो बल जो द्रव की पृष्ठ को क्षेत्रफल कम करने के लिए प्रेरित करे, तो वो कौन सा बल है, आपका पृष्ठ तनाव है, ठीक है। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये भाई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप याद रखिए इनको। जैसे जल की बूंद का गोलाकार होना, ये तो भाई बहुत फेवरेट क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, या कोई भी यूपी का एग्जाम हो, आपका यहाँ से क्वेश्चन ये वाला पूछे गया कि जल की बूंद गोल क्यों होती है। भाई ऑप्शन होगा केशिकात, तो आपका गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, यानी में से कोई नहीं, कुछ भी बता सकता है। तो जल की जो बूंद है गोलाकार होने का जो कारण है पृष्ठ तनाव है। साथ में कपड़े की सफाई के लिए प्रयुक्त साबुन व डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। छोटे छोटे कीट जैसे मच्छर, वाटर स्टार्टर्स आदि जल की सतह पर चलते हैं, किंतु कीटों का भार इतना नहीं होता कि जल के पृष्ठ तनाव को प्रभावहीन या पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर सकें। अगर इसी पृष्ठ पर भाई तेल क्यों छिड़का जाता है नालियों में, गांव में जाओगे शाम को तेल छिड़क देते हैं, क्यों, पृष्ठ तनाव खत्म हो गया, मच्छर जो भी बैठेगा भाई डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लेयर जो है एक तरीके से जो परत है पानी के ऊपर वो खत्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी, कोई भी मच्छर बैठेगा एकदम धड़ाम से वो डूब के मर जाएगा वो। इसीलिए
तेल छिड़काव होता है, यानी कोई भी अगर हम आप मार्जक डालते हैं पानी में तो उसका पृष्ठ तनाव में कमी आएगी। ये भी आप स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। सुई का जल की सतह पर तैरना, ये भी जो है एक पृष्ठ तनाव का ही एक तरीके से उदाहरण है, यहाँ से जान सकते हो। अगर हम पृष्ठ तनाव पढ़ रहे हैं, अगर केशिकात्व को ना पढ़ें तो भाई गद्दारी होगी। ये किस जैसे पृष्ठ तनाव है दैनिक जीवन में कई सारे उपयोग देखने को मिलते हैं, सेम वैसे ही आपका ये केशिकात्व है, यहाँ से भी कई सारी चीज़ें जो है आपके डेली यूज में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं केशिकात्व होता क्या है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना की घटना केशिकात्व कहलाती है। जैसे मान लीजिए गांव में बोरिंग होती है, नल लगाया जाता है, तो जिस तरीके से पानी यानी कि हल्का सा ऊपर उठा फिर नीचे गया तो पानी ऊपर आता है, तो ये किस कारण हो पा रहा है, ये केशिकात्व के कारण, कैपिलरी के कारण हो पा रहा है। अगर ये रूल ना होता तो भाई नहीं हो पाता ये। नेक्स्ट देखें, अगर केश नली को जल के भरे बर्तन में रखते हैं तो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और सारे पानी से भरे बर्तन में रखते हैं तो पानी नीचे की ओर खिसकता है। ये भी रूल आपका केशिकात्व के अंतर ही आता है। दैनिक जीवन में कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे लैंप की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर की ओर चढ़ना, क्योंकि क्या होता है भाई, जो बत्ती होती है वो सूत की बनी होती है, कॉटन की बनी होती है, और कॉटन में जो एक रेशा है वो केश नली का काम करता है, और जो तेल है वो सीधा ऊपर लेके जाता है, जिससे लैंप का जलना संभव हो पाता है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे के तनों, शाखाओं व अन्य अवयवों में जल का परिवहन केशिकात्व के कारण ही संभव है। वहीं पर बात करें अगर, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई इसलिए कर देते हैं क्योंकि खेत में जुताई से उनकी बनी जो केश नलियाँ वो टूट जाती हैं और जल ऊपर नहीं आ पाता, जिससे खेत में नमी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। जैसे ये मान लीजिए भाई खेत है, ये खेत है, बारिश हुई, अच्छे से दमा के बारिश हुई, पूरा पानी भर गया, कुछ दिन बाद क्या हुआ, पानी सूख गया। अब जो पानी सोखा यानी कि जो ज़मीन के नीचे गया वो किसी न किसी रास्ते से ही तो गया होगा ना। अब जो रास्ता है अभी बना हुआ है, अब अगर आप इन रास्तों को ख़त्म नहीं करोगे तो जो पानी गया है वाष्प के रूप में ऊपर भी आ सकता है। तो भाई किसान भाई क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने जोत दिया, जोतने से क्या हुआ, ये जो रास्ता था ये टूट गया, यानी कि अगर साइंस की भाषा में कहें तो क्या हुआ, ये जो केश नली हैं इनको मैंने ख़त्म कर दिया, भाई जो पानी गया नीचे रह गया। तो जिस कारण जो नमी है खेतों में वो अधिक दिनों तक रह पाती है। इसीलिए जो है भाई किसानों को नहीं पता होगा कि भाई हम केशिकात्व के कारण जोत रहे हैं, लेकिन वो तो अपना है कि भाई पानी हो गया, जोत दो, 3-4 दिन के बाद में बुआई कर देंगे। तो ये मेरे हिसाब से इतना हम लोगों ने देखा, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो 1-2 नंबर तो आपको आराम से ये पूरा वीडियो दिला के जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।